हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो मैंने आपको बताया है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में देख लिया है, जिसको परावर्तन कहा जाता है, और इसके अंदर ही हमने मिरर्स की स्टडी करी है, मतलब दर्पण पढ़े। इसके अलावा हमने रिफ्रैक्शन के ऊपर क्लास ले लिया है, जिसको अपवर्तन कहा जाता है। इसी के अंदर हमने लेंस की भी स्टडी करी है। लेंस के साथ साथ हमने इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको भी पढ़ लिया है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के बारे में देखा था, तो ह्यूमन आई को भी बहुत अच्छे से हमने देख लिया था। इसके अलावा कुछ आई डिफेक्ट्स में कौन कौन से लेंस यूज़ करते हैं, उस पर एक क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चों को उस पर डाउट था, तो उसको सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। जो लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस दिए थे उन पर भी बात करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप पूछ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति है, पर्सन वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप एंड फाउंड दैट द कर्वेचर ऑफ हिज आई लेंस इज इंक्रीजिंग, विच डिफेक्ट इज ही लाइकली टू सफर फ्रॉम। एक व्यक्ति मेडिकल चेकअप के लिए गया और पाया कि उसकी आंखों की लेंस की वक्रता बढ़ रही है। तो जो आंखों का लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब उसके बढ़ने से क्या होगा, वो किन दोषों से ग्रस्त हो सकता है। तो जो ऐसा दोष होता है जिसमें आपका इस चीज को कहा जाता है मायोपिया। भी मैं इसको समझा दूंगा। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। इस निकट दृष्टि दोष से अगर आई का कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वक्रता बढ़ रही है, तो कौन सी दिक्कत है, तो उसको मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। और अगर वो कम हो रहा है तो उसको जो है आपका हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, दीर्घ दृष्टि दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ये चीज़ होती है। इसके अलावा जो जरा दृष्टि दोष होती है, जिसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है, इसमें ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। ये दोनों ही चीज़ें अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा जो कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, ये तो आंखों के जो लेंस होता है उस पर धुंध सी जम जाती है, फॉग सा जम जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका मायोपिया हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। इमेज कहाँ बनती है, तो रेटिना पर इमेज बनती है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि रेटिना जो होता है वहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज नोन एज। जो श्वेत पटल के सामने पारदर्शी भाग के रूप में जाना जाता है वो क्या चीज होती है, तो वो आपका कॉर्निया होता है। कॉर्निया एक तरीके से ट्रांसपेरेंट चीज होती है, पारदर्शी चीज होती है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए आज का जो है हम फिनोमिना इसको देख लेते हैं, जिस पर पहला क्वेश्चन भी बेस्ड था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मायोपिया जो होता है, इसी मायोपिया को क्या कहते हैं हम, शॉर्ट साइटनेस, मतलब इसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि बेसिकली आपका जो आई का लेंस होता है, ये आई का लेंस जो है उसका साइज बढ़ जाता है, कर्वेचर बढ़ जाता है। अब कर्वेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, कर्वेचर बढ़ने के कारण आपका जो इमेज बनता है वो आगे बनने लगता है। मतलब रेटिना जो है, रेटिना से आगे, देखिए ये है आपका रेटिना। अब इमेज बननी चाहिए थी कहाँ पर, रेटिना पे, लेकिन बनने लगी है आगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए आपको डॉक्टर एक चश्मा लगाने को बोलता है। कौन सा तरह का होता है, तो कॉनकेव लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर आप क्या प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का, और अवतल लेंस के माध्यम से ये जो है लेंस आपका जो वक्रता बढ़ गई है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता है और आपकी इमेज जाकर कहाँ बन जाती है, रेटिना पे बन जाती है। तो आपका जो बेसिकली मायोफिया है उसी को शॉर्ट साइटनेस कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, शॉर्ट साइटनेस या फिर मायोफिया। और निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, तो इसी के लिए आप जो है कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो कभी भी आई का कर्वेचर बढ़ेगा तो इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे ना बनते हुए रेटिना के आगे बनने लगती है। तो इस चीज़ को आप इस लेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो ये मायोफिया वाली कंडीशन हो गई। दूसरी होती है हाइपरमेट्रोफिया। हाइपरमेट्रोफिया में ये होता है कि बेसिकली साइज ऑफ जो कर्वेचर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसके पास जो रखी हुई वस्तु होती है, पास रखी हुई वस्तु आपका उसका इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो रेटिना पर प्रॉपर इमेज नहीं आती है, तो पास रखी हुई चीज़ को भी दूर रख के देखना पड़ता है। और ये जो है आपका यहाँ पर दूर रखी हुई चीज़ की बात होती है। तो यहाँ पर जो पास रखी चीज़ है वो आपको सही से नहीं दिखती। तो देखा जाए तो भाई जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें तो आसानी से नज़र आती हैं, पास की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो पास रखी हुई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती, और जहाँ पर निकट दृष्टि दोष है उसमें पास की चीज़ें तो नज़र आती हैं, दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो अब इस स्थिति में क्या किया जाता है, इस स्थिति में एक लेंस का उपयोग किया जाता है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो डॉक्टर आपको सब जो है प्रिस्क्राइब करता है कि कॉन्वेक्स लेंस लगाइए और इससे आपका जो है उत्तल लेंस लगाइए, और दृष्टि दोष निवारण जो है आपका नियर ऑब्जेक्ट, पास रखी हुई वस्तुओं को आप आसानी से फिर देख पाते हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। हाइपरमेट्रोफिया को लॉन्ग साइटनेस कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। एक जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो दोनों तरह के लेंस बोले जाते हैं। बायफोकल लेंस, द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई बार दोनों के लिए अलग अलग चश्मे होते हैं, कई बार एक ही चश्मे में जो है दोनों लेंस लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा एक एस्टिग्मेटिज्म बताया था मैंने, जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार जो लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके थ्रू जो है आप इन बीमारियों से जो है मतलब डिफेक्ट से बच जाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो क्लास में बहुत पहले भी डिस्कस हुई थी, जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि भाई स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात करें तो हमने देखा कि भाई अलग अलग मीडियम में ये चलती है, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट क्या मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है। तो इसी को अपवर्तनांक कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को समझ लिया तो चीज़ें समझने आ जाएंगी। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, मतलब आपके पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो पहला मीडियम है वो भी ट्रांसपेरेंट है, जो दूसरा मीडियम है वो भी ट्रांसपेरेंट है, तो माध्यम बदलते समय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये तो होता ही है। जब भी हमने देखा कि भाई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम होना जरूरी है, नहीं तो वो तो जा ही नहीं पाएगी। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट डायरेक्शंस। यही बात की जा रही है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहीं से जुड़ा हुआ हमारा मुद्दा है। तो जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यही देखा था हमने कि जब भी आपका डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम टूवर्ड्स द नॉर्मल, यही चीज होती है। प्रकाश किरण में होने वाले इस झुकाव दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है। तो यदि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक रेशो है किस चीज का,
स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इस चीज़ को जब निकाल लिया जाता है तो इसको क्या कह दिया जाता है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे बहुत बड़ी एक लिस्ट देखी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर एयर की बात करें तो इसमें जो है V1 अपॉन V2 जो कंसिडर किया जाता है, वो आप इसमें एक मीडियम हमेशा क्या लेकर चलते हैं, एयर को ही लेकर चलते हैं। तो दोनों ही मीडियम सामने एयर हो जाते हैं तो रेशो 1 आ जाता है, या वैक्यूम की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमेशा क्या निकालते हैं, N21 अपॉन V1 प्लस V2, मतलब सेकेंड के रिस्पेक्ट में पहले मीडियम में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसकी बात की जाती है। तो ये जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, और अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। जैसे एयर का, वायु का 1 आ जाता है, पानी का 1.3 आ जाता है, बर्फ़ का 1.31 आ जाता है, कैरोसिन जो ऑयल होता है उसका 1.4 होता है, टारपीन का जो तेल होता है उसका 1.47 होता है, क्वार्ट्स में 1.46 होता है, क्राउन जो ग्लास होता है उसमें 1.52, आपका मिनरल सॉल्ट जो होता है 1.54, फ्लिंट में 1.65, रूबी जो होता है एक तरीके का जेमस्टोन होता है, इसके अलावा जो डायमंड होता है उसमें 2.42 होता है। तो ये चीज़ क्या बताई जा रही है, ये सीधे सीधे आपको ये बता रहा है कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक क्या है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो स्पीड में तो चेंज आएगा, और स्पीड के चेंज होने के साथ अपवर्तनांक भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी आएगा तो आप वहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये कई बार आपका आता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ चीज़ नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश का फैलना। प्रकीर्णन मतलब कई बार आप देखते हैं कि भाई लाइट कहीं पे पड़ी और बिखर गई, तो उस बिखरने को, उसको फैलाव को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो पृथ्वी से आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। क्योंकि जो सन से लाइट आती है उस सन की लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिसमें आप इन कलर्स पर ध्यान देते हैं। यही सारी लाइट आपको वाइट कलर की नजर आती है, विजिबल लाइट जो होती है। इसमें होता है वॉयलेट, इसके अलावा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लाइट बिखरती है वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू बिखरती है। रेड जो होता है, लाल रंग, सबसे कम बिखराव होता है। इसलिए आप ट्रैफिक सिग्नल में देखेंगे, कहीं पर भी अलर्ट्स होते हैं तो वो रेड इस्तेमाल किया जाता है, लाल रंग किया जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसलिए जो प्रकाश की किरण है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होगा किसका होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का होगा। इसलिए आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। इसके अलावा गहरे जल का नीला दिखाई देना, ये भी क्यों है, क्योंकि भाई लाइट जब जाती है अंदर तो वो भी हमें नीला कर देती है, स्कैटरिंग होती है। इसके अलावा चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना, ये भी क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये सारे रीजंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, जो आप कभी भी सनसेट सनराइज देखेंगे तो थोड़ा सा रेडिश सन दिखता है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। खतरे अथवा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग लाल होना, ये भी क्यों है, क्योंकि भाई लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, तो ऐसी जगहों पे उसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखेंगे। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे डिस्पर्जन ऑफ लाइट से, जो आज हमारा मेन फिनोमिना है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब कि भाई हमारी जो एक वाइट लाइट है, इसी को अलग अलग जगह पे, मतलब आपका जो विजिबल लाइट है, इस विजिबल लाइट का कन्वर्जन हो जाना किसमें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इन सारी चीज़ों में। तो इसको कहा जाता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो रेनबो नज़र आता है आपको, वो भी इसी के कारण आता है। इसी को प्रकाश का प्रक्षेपण कहा जाता है। तो प्रक्षेपण की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। हमें जो भी लाइट मिल रही है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, तो सन का है। सन से ही हमें सारी लाइट मिलती है। तो सूरज की रोशनी सफ़ेद रंग की होती है। हालांकि यह सफ़ेद रोशनी अक्सर कई रंगों में बिखर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन के अलग अलग समय में आसमान के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं।
सफ़ेद रोशनी में 7 रंग होते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे विबग्योर जिसको कहा जाता है बैगनी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की इस व्यवस्था को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो ये श्वेत प्रकाश है आपका वाइट लाइट है, इस वाइट लाइट से ही आपको क्या मिलता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये सभी रंग आपस में मिश्रित होकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। मतलब हमारी जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है और ये 7 कलर्स कंबाइन होकर वाइट लाइट ही बनाते हैं। मतलब ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड इनको मिला देंगे तो वाइट लाइट मिल जाएगी। तो हालांकि प्रकाश के परावर्तन के कारण 7 रंग विभाजित हो सकते हैं और एक ही सफ़ेद रोशनी के बजाय अलग अलग रंगों के रूप में देखे जा सकते हैं। तो प्रकाश का जो आपका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, उससे भी इसमें चेंजेस आते हैं। प्रकाश के अपने घटकों में विभाजित होने की इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। तो ये जो है इसी को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। तो ये तो हो गई आपकी किताबी बातें, इसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण जो होता है, इसमें आपकी वाइट लाइट का जाना और इस वाइट लाइट का आपका अलग अलग कलर्स में जो है डिवाइड हो जाना, इस तरह की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश का परिक्षेपण, इसी को विक्षेपण कहा जाता है। तो ये समझने आ रहा होगा कि प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और प्रिज्म के इस्तेमाल से आप इन लाइट्स को अलग अलग तरीके से बिखेर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है इन लाइट्स का बिखराव होता है, सबसे कम जो होता है वो रेड का होता है। तो ये जो है आपका जो सन से आ रही वाइट लाइट है, इसको इस तरीके से बिखराया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए रेनबो जो बनता है, रेनबो के फिनोमिना में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो इंद्रधनुष का बनना है। तो जो सूर्य की किरण आती है, जब पानी गिरता है तभी आपको दिखता है रेनबो। तो भाई पानी की बूंद में क्या होता है, जब ये लाइट जाती है तो लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन आपका मीडियम चेंज होता है तो डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये इसी के अंदर आपका क्या करती है, पहले इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। इंटरनल TIR होता है यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और निकलने के बाद एक प्रिज्म जैसा काम करती है और ये जो है आपको अलग अलग चीज़ें रेनबो के अंदर नजर आती हैं। तो रेनबो इसी कारण दिखता है। तो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको बहुत सारी जगह दिखेगी, जैसे प्रिज्म के अंदर दिखेगी, CD को आपने चमकते हुए देखा है। इसके अलावा रेनबो जो इंद्रधनुष है, इसके अलावा ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जब होती है तो उस जगह भी आपको इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं। तो यहाँ पे हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रे इज लीस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा कौन सी किरण सबसे कम विचलित होती है, वॉयलेट, ग्रीन, रेड या फिर आपका येलो, बैगनी किरण, हरी किरण, लाल किरण या पीली किरण। तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं। इसके अलावा द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, प्रिज्म की परिक्षेपण शक्ति निर्भर करती है द शेप ऑफ द प्रिज्म, the material of the prism, the angle of the prism, the height of the prism, प्रिज्म के आकार पर, प्रिज्म की सामग्री पर, प्रिज्म के कोण पर या प्रिज्म की ऊंचाई पर। इन सारी चीज़ों में किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, when white light is passed through a hollow prism then there is, जब सफ़ेद प्रकाश खोखले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होना चाहिए, no dispersion and deviation, only dispersion, ओनली डेविएशन, बोथ डिस्पर्जन एंड डेविएशन, कोई फैलाव नहीं, कोई विचलन नहीं, केवल फैलाव, केवल विचलन, फैलाव और विचलन दोनों। तो इसका आंसर कोशिश करेंगे आप लोग देने की, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आएंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF इस दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज आते हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन लगता है, कहीं पर भी इश्यूज आते हैं तो उसको ज़रूर एड्रेस करिए, उसको मैं ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।